बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पुनः दूसरा भाग यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि कैसे पुराने व्यापारिक मार्ग बंद हो जाने से यूरोप के देशों ने नए भौगोलिक नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए प्रयास किया और वास्को डी गामा ने 1498 में एक नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत का खोज किया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली चूँकि भारत में आए तो ये लोग नहीं चाहते थे कि दूसरे देश के व्यापारी भी भारत में आएं, इसलिए उस रास्ते का प्रयोग नहीं करने देना चाहते थे। एक होड़ सी लग गई थी, इसी वजह से एक कंपटीशन शुरू हो गया भारत में आने के लिए। व्यापार करने के लिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: धन, लंबी यात्रा करने के लिए जहाज़ और नाविक। इन तीन संसाधनों के माध्यम से ही कोई देश दूसरे देश से व्यापार कर सकता था। अब जो व्यापारिक कंपनियां स्थापित होने लगी धीरे धीरे पुर्तगाल के बाद, पुर्तगालियों के पश्चात अन्य कंपनियां जो भारत में स्थापित हुईं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित हुईं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब कि भारत के पश्चिम में सारे यूरोप जो है ये भारत के पश्चिम में है, तो पश्चिम के देश जब भारत में आए तो वो ईस्ट मानते हुए जो कंपनी बनाए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनाए। ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए, जो फ्रांसीसी थे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए, डच थे तो डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। तो इस तरह से कुल मिला के जो देश यहाँ आए और कंपनी बनाए, कंपनी का नाम रखे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रखे और उसके पहले अपने देश का नाम रख लिए। कंपनी क्या है आप लोग जानते होंगे। कंपनी कोई भी व्यापार करने के लिए कई लोग आपस में मिल करके, आपस में शेयर लगा करके कंपनी का की स्थापना करते हैं और व्यापार करते हैं। व्यापार में जो भी लाभ हानि होता है उसका वो लोग आपस में शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं। हानि होता है तो सभी लोगों का हानि होगा और फ़ायदा होगा तो सभी लोगों को बराबर बराबर का फ़ायदा होगा। तो इस तरह से कंपनी बना करके भारत में व्यापार करना उन्होंने शुरू किया। अब भारत में जैसा कि पहले आप लोग जान गए हैं कि पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा दमन द्वीप में अपने व्यापारी केंद्र स्थापित किए। जो भी देश यहाँ पे आए तो समुद्र के रास्ते से आए तो समुद्री तट पे ही उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी कहा जाता था, कोठी या फैक्ट्री। कोठी या फैक्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यापारिक केंद्र जहाँ से वो लोग व्यापार संचालित कर पाते। और वो जो कोठी स्थापित करते थे, जो भी व्यापारिक केंद्र स्थापित करते थे, उसकी रक्षा सुरक्षा भी कायदे से रखते थे, तो उसको फैक्ट्री कहते हैं। तो जो फैक्ट्री उन्होंने बनाया वो समुद्र के किनारे ही जो केंद्र थे वहीं पे बनाए। जैसा कि इस बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों का जो स्थापना जो भारत में हुई उसका जो क्रम था, उन कंपनियों के भारत में आगमन का जो क्रम था, वो सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में। फिर अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में और चौथे स्थान पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुई भारत में। तो ये क्रम था कंपनियों की स्थापना का। इसके आगे चलें तो फिर हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री क्या है। फैक्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके कि फैक्ट्री क्या है। व्यापारिक केंद्र है जहाँ से उन लोगों के जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे वो संचालित होते थे। वहाँ उनके एजेंट्स वगैरह काम करते थे और भी जो भी क्रियाकलाप होता था उसी कोठी के माध्यम से ही, उस फैक्ट्री के ही माध्यम से होता था। आगे चलें। हालैंड निवासी जो डच कहलाते थे, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिंसूरा में अपनी स्थापित किए व्यापारिक केंद्र। फ्रांसीसी जो थे इन्होंने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही आदि स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र यानी व्यापारिक कोठियाँ फैक्ट्री स्थापित किए। अंग्रेज़ों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही नहीं सीमित रखा, ये लोग अंदर आकर के भी कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जैसे सूरत,
कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना, कासिम बाजार आदि अनेक स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना किए। तो आप ये समझिए कि जो 4 कंपनियां थीं उसमें से 3 कंपनी पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी, इन लोगों की जो फैक्ट्रीज थी, इन लोगों के जो व्यापारिक केंद्र थे, वो समुद्र तट के किनारे किनारे जो शहर थे, जो कस्बे थे, जो नगर थे, वहीं पर स्थापित हुए। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना किया वो समुद्री तट में जो शहर थे उन शहरों के अलावा भारत के अनेक अन्य स्थानों पर भी फैक्ट्री स्थापित किए, और यही एक कारण और बनता है जिससे अंग्रेज शक्तिशाली हुए। अब जो बंदरगाहों पे जो इनके सामान बिकते थे वो महंगे होते थे। जैसे भारत के व्यापारी बंदरगाहों पर अपने सामान का आदान प्रदान करते थे, यूरोपीय सामान खरीदते थे और अपने देश ले जाते थे, वहाँ महंगे दाम पे बेचते थे। भारत में सस्ते दाम पे खरीद करके अपने देश में ले जा करके महंगे दाम पर बेचते थे। धीरे धीरे इन व्यापारिक कंपनियों को पता लगा कि जहाँ ये सामान बनते हैं, जो कारीगर गाँव में निर्माण करते हैं इन सामानों का, वहाँ सस्ता मिलता है। तो इनके एजेंट जा जा करके गाँव में भी सीधे जो कारीगर थे जो सामान बनाते थे उन कारीगरों से वो सीधे खरीदने लगे, तो जिससे और भी सस्ता उन्हें सामान मिलने लगा। अब देखें तो विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड इन तीनों तरीकों को अपनाया। उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की अनुमति या इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी किया करते थे, जिसके कारण इन्हें फरमान जारी कर दिया जाता था। फरमान का मतलब होता है आज्ञा पत्र या आदेश पत्र, एक ऐसा आर्डर शासक के तरफ से जिससे उस कंपनी को व्यापार करने की इजाज़त खुल्लम खुल्ला मिल जाती थी। तो इस तरह से उन कंपनियों ने भारत के शासकों से फरमान जारी कराना शुरू कर दिया। इसके अलावा देखें तो व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को ना देने की छूट भी मांगी। जो टैक्सेस लगते थे, जो भारत के व्यापारी जब व्यापार करते थे तो उन्हें टैक्सेस यानी कर देने होते थे, लेकिन वो जो विदेशी कंपनियां थीं भारत के शासकों की खुशामद करके उन करों से छूट प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने बादशाहों को खुश करने के लिए, राजाओं को खुश करने के लिए अपने देश से यानी यूरोप के देशों में बने हुए कुछ सामान, नई नई वस्तुएं जैसे दस्ताना वगैरह हुआ, जूता हुआ चमड़े का, ऐसे कुछ चीज़ें वस्तुएं भेंट में देते थे, जिससे राजा यहाँ के भारत के जो शासक थे वो खुश हो जाया करते थे। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि मुग़ल बादशाह जहांगीर था, उसके दरबार में कैप्टन हाकिंस 1608 में, जो कि अंग्रेज़ था, आने वाला पहला अंग्रेज़ राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो आया 1615 ईस्वी में, जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुग़ल जहांगीर के दरबार की शान और शौकत देखी तो वह उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेज़ी दास्तानें भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हो गया। और ऐसी ही प्रसन्नता से जहांगीर ने वो फरमान जारी किया जिससे कि अंग्रेज़ व्यापारी भारत में बिल्कुल भयमुक्त होकर व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो गए। कर भी नहीं देना पड़ता था और आराम से यहाँ पे व्यापार करना शुरू हो गया उनका। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कई देश की कंपनियां भारत में स्थापित हुईं, लेकिन अन्य कंपनियों का जो विस्तार था वो सीमित रहा। इन अंग्रेज़ी कंपनी का विस्तार ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये जो समुद्र तट पे जो शहर थे, जो नगर थे, वहाँ के अलावा भारत के अंदर अन्य केंद्रों पर भी इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इन्होंने व्यापार करने के लिए साम दाम दंड तीनों का प्रयोग किया। जहाँ जैसी आवश्यकता होती थी वैसा वो प्रयोग करके यहाँ पे अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। तो बस आज यहीं तक। अगला हिस्सा कल हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद इसके जो कुछ प्रश्नोत्तर होंगे वो हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।